स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटी एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। इस दुनिया में मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जिसने किसी प्रेत आत्मा को बिल्कुल करीब से देखा है, और सिर्फ देखा ही नहीं, उसे छुआ भी है। लेकिन इस कहानी में एक छोटी सी चेतावनी है। अगर आप इस कहानी को सुनते हो और सुनने के बाद किसी को बताते हो, तब आप मुसीबत में पड़ सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कि कहानी मैं बताऊंगा, प्रेतात्मा को मैंने देखा है, तो फिर आप लोग कैसे मुसीबत में पड़ोगे। देखिए, जब आप इस कहानी को किसी के सामने बताएंगे, तब इस कहानी के जो प्रेतात्मा है, जिसका नाम है चतुर, वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाएगा। आप शायद उसे पहली बार पहचान नहीं पाओगे, लेकिन जब आपको पता चलेगा, तब शायद आपके मुंह से चीख निकल जाए। लेकिन इस प्रेतात्मा की एक खास बात है। आप अगर दूसरे किसी प्रेतात्मा के बारे में बात करो, मतलब किसी दूसरी घटनाओं के बारे में अगर बताओ, तब वो आपके पास नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसके बारे में बताओगे, तभी वो वहाँ पर हाजिर रहती है। तो चलिए, बातों को घुमा फिरा के ना कह के कहानी शुरू करते हैं। और एक और बात, अगर आपने इस कहानी में किसी भी तरह का बदलाव करने की भी कोशिश की, या फिर उस प्रेतात्मा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा, तो फिर शायद आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए संभल कर। हर साल मैं अपने परिवार के साथ श्याम पहाड़ी नाम के एक जगह में घूमने जाया करता था। ये जगह बंगाल और बिहार के बॉर्डर में है, और हर बॉर्डर की तरह यहाँ पर भी सब कुछ वैसा ही था। यहाँ पर एक रेसिडेंशियल स्कूल है, जहाँ पर एक गेस्ट हाउस है। हम लोग उसी गेस्ट हाउस में हर बार आके रहते थे। यहाँ की खूबसूरती हमें हर बार यहाँ पर खींच के लाती थी। मतलब शहर की वो भागदौड़ वाली जिंदगी से ये हमारे लिए स्वर्ग जैसा था। उस बार भी हम लोग वहीं पर ठहरे हुए थे। मैं बरामदे में बैठा हुआ था, और तभी हमारे गेस्ट हाउस के सामने एक जीप आके रुकी, और मैंने देखा उसमें से नीचे उतर रहे हैं लोकेश मिश्रा। इनके साथ मेरी मुलाकात साहेबगंज नाम के एक जगह में हुई थी। ये वहाँ के एसडीओ थे। थोड़ी सी मुलाकात में हम दोनों की दोस्ती भी जम गई थी। चिट्ठियों के सहारे एक दूसरे से बातचीत चलती थी। लोकेश ने कहा कि वो शांताल जिले के डिप्टी कमिश्नर के पद पर है, और साथ में ये भी कहा कि उसे पता है कि मैं अपने परिवार के साथ हर बार यहाँ पर आता हूँ। रामपुर हाट में अपनी बहन को ट्रेन तक पहुँचाने के बाद वो घर लौट रहा था। तभी उसे ख्याल आया कि चलो एक बार घूम के आते हैं। लेकिन तभी उसने अचानक एक बात कही, चलिए मेरे साथ। कहाँ? दुमका, मेरे बंगलों में। ये बात सुनने के बाद मेरी मौसी और पिंकी दीदी बिल्कुल राजी नहीं हो रहे थे। अब क्या करें, जाना ही पड़ा। तय हुआ कि मेरी मौसी और पिंकी दीदी वही गेस्ट हाउस में रुकेंगे, और मैं चलूँगा एक दिन के लिए उनके साथ। सच कहूँ तो किसी को बताने का मौका तक नहीं मिला कि मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ। एक तरफ से देखा जाए तो किसी टेररिस्ट की तरह उसने मुझे अपहरण करके लेकर गया। हम लोग चलने लगे। वहाँ से 60 किलोमीटर जाना था हमें। लेकिन अजीब बात है, रास्ते में लोकेश ने मुझसे एक भी बात नहीं की। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, खासकर लोकेश को देखकर। वो कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था, और पता नहीं हर वक्त कुछ खोया खोया सा था। मैंने उससे पूछा, लोकेश, तुमने शादी नहीं की? पहले उसने कहा हाँ। अच्छा, तुम्हारी पत्नी कहाँ पर रहती है? ये पूछते ही वो चौंक उठा, झट से बोल उठा, नहीं, मैंने शादी नहीं की। नहीं की। अचानक मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो पाया कि पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था। उसके सर में एक भी बाल नहीं था। देखने में कोई बिहारी लड़का लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक पल की झलक, और उसके बाद मैंने पीछे की सीट पर किसी को नहीं देखा। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। आखिरकार हम लोग बंगलो में पहुंच ही गए। वो बंगलो बहुत बड़ा था, और साथ में उसमें काफी सारे कमरे थे। उन्हीं में से 2 कमरों में वो रहता था अकेला। हाँ, वो अकेला रहता था। देखते देखते शाम हो गई। लोकेश ने खुद
हम दोनों के लिए चाय बनाई। हम लोग बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे और कुछ ही देर में ही एक सुंदर सा चांद आसमान में चमक उठा। लेकिन लोकेश अभी भी चुपचाप था। मैं कुछ बोलता था तभी वो जवाब देता था। उस घर के पास में ही कुछ छोटे छोटे घर थे, लेकिन उनमें एक में भी दरवाज़ा नहीं था। मैंने उसकी तरफ इशारा करके लोकेश से पूछा, अच्छा वो सारे घर किस लिए? लोकेश ने कहा, गायों के लिए। यहाँ के जो पुराने मालिक थे उनको गाय पालने का शौक था। और तभी छत से आवाजें आने लगी। मुझे डर नहीं लगा। लोकेश ने भी मुझसे कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरा दिन गर्मी रहती है और शाम को ठंड पड़ती है, इस वजह से छत में दरारें आने लगती है। कितनी अजीब बात है। उसकी गले की आवाज, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं है। और उसकी आंखें चारों तरफ वो घूम रही थी। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था मुझे। लोकेश कुछ देर तक छत की सीढ़ियों की तरफ देखता रहा और तब उसने कहा, चलिए अंदर चलिए। ये कहकर हम लोग अंदर चले गए। लोकेश ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, आप एक काम कीजिए, कुछ देर तक अकेले रहिए। किताबें पढ़ सकते हैं या फिर गाना भी सुन सकते हैं। उसने पास ही में रखी एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरफ इशारा करके दिखाया और फिर कहा, मैं कुछ घंटे बाद ही वापस लौट आऊंगा। रात में बात करेंगे, ठीक है? डरने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर बाद एक लड़का आ सकता है। घर का काम करने के बाद वो चला जाएगा। उसका नाम है चतुर। बोल नहीं सकता। उसके सर में बाल नहीं है, बस एक लंबी चोटी है गर्दन तक। आपने उसको जीप में भी देखा होगा। लोकेश के जाने के बाद फिर से छत से आवाज़ें आने लगी। मैं और अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं भी सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते मैंने देखा लैंडिंग में कोई लाइट नहीं थी, बस चांद की थोड़ी सी रोशनी ऊपर की किसी खिड़की से आ रही थी। थोड़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद मैं तो चौंक गया। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद था और साथ में उसे अच्छी तरह से नट बोल्ट से बंद करके रखा गया था। मतलब उसे खोलना तो दूर की बात है। तब लोकेश ने सही कहा था, छत फट रही है। मैं वापस आने लगा। वापस लौटने के बाद मैंने देखा कि एक बच्चा घर के पास जो रसोई थी वहाँ पर बैठकर कुछ सब्जियाँ काट रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि लोकेश ने कहा था और जिसको मैंने जीप में देखा था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसका सर नीचे की तरफ था। शायद यही वो लड़का था। तुम चतुर हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखा तक नहीं। शायद उसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने फिर से उससे पूछा, क्या तुम चतुर हो? उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर से उसने अपना चेहरा और भी नीचे की तरफ छुपा लिया। लगता है बहुत शर्मीला है। मैंने उससे कहा, एक कप चाय बना के लाओ। ये कहकर मैं घर में जाकर बैठ गया। आधा घंटा गुजर गया। मैंने एक पूरी किताब पढ़ डाली, लेकिन फिर भी चाय नहीं आई। मैं तब रसोई की तरफ गया और जाकर देखा रसोई में रोशनी जल रही थी। सब कुछ पड़ा हुआ था और चतुर गायब था। तभी मेरी नज़र सीढ़ी की तरफ गई। मैंने देखा सीढ़ी के जिस हिस्से में चांद की रोशनी पड़ रही थी उसी तरफ से चतुर नीचे की तरफ आ रहा था। बिल्कुल वैसे ही उसका सर अभी भी नीचे की तरफ था। चेहरा नहीं देख सकते आप। मैं जोर से बोल उठा, कि तभी वो उल्टी तरफ भागने लगा और तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ के दाईं तरफ मुड़ते ही हवा में कहीं गायब हो गया। आपको पता है वो कैसे दौड़ रहा था? वो दौड़ रहा था मेरी तरफ देखते हुए। मतलब उल्टे पैर भागना जिसे कहते हैं। इस तरह से कोई भाग सकता है क्या? और वो भी इतनी तेजी से। और साथ में वो गायब कैसे हो गया? चारों तरफ चांद की रोशनी भरी हुई थी और आसपास एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे और समझने में देर नहीं हुई। मैं डर से थक
थर थर काँप रहा था। मेरे बदन के सारे लोमटे खड़े हो चुके थे। मैंने और एक पल भी वहाँ नहीं रुका और वहाँ से निकल गया। लोकेश और वापस नहीं आया। रात 12 बजे दुमका से रामपुर की तरफ एक बस जाती है, लास्ट बस। मैंने किसी भी तरह उस बस को पकड़ा और सीधा वापस आ गया। वापस लौटने के बाद मैंने अपने एक कलीग यामिनी बाबू को सारी घटना बताई और उन्होंने कहा, ये आपने क्या किया? मैं बताता हूँ। आप जिसका नाम ले रहे हैं वो सावताल जिले के डीसी हुआ करते थे। क्या नाम बताया आपने? मिश्रा जी, है ना? हाँ हाँ हाँ, ये वही थे। यही 2 साल की बात है। वो अपने जीप से वापस आ रहे थे और तभी किसी वजह से उनका जीप खाई में गिर गई। ड्राइव वो खुद ही कर रहे थे और साथ में था एक बच्चा, चतुरानंद त्रिवेदी। दोनों ही स्पॉट डेड। ये थी मेरी पूरी कहानी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें आप लोगों की मुसीबत कहाँ है। मानिए कि मैं अभी आप लोगों को ये कहानी बता रहा हूँ। अब आप लोग अगर अपने आसपास देखोगे तो जितने भी लोग आपको दिखेंगे उनमें से एक चतुर है। इसमें कोई समस्या नहीं है कि वो आता है। समस्या ये है कि वो किसी न किसी के भेष में आता है। जैसे कि आप किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हो, लेकिन कल आपको पता चलता है कि आपका दोस्त तो आपके पास आया ही नहीं था, वो तो कहीं और था। अब ज़रा सोचिए तो, जब आपको पता चलेगा तब कैसा लगेगा। चाहे जो भी हो, इस घटना को सुनते वक्त या फिर बताते वक्त अगर आपके पास कोई बैठा है, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, खबरदार उसे छुइएगा मत, क्योंकि शायद वो चतुर हो सकता है। और हाँ, कहानी बताते वक्त संभल के, जरा सी भी इधर उधर हुई तो पता है ना। कहानी सुनने के लिए बेहद धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।